हेलो गवर्नमेंट टू कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे। तो आज हम लोग INM यानी इंडियन नेशनल मूवमेंट से का जो चैप्टर है NCERT और बिहार बोर्ड में उससे रिलेटेड जितने भी MCQ है उसको आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। लोग जो चैप्टर वाइज हम लोग MCQ सीरीज जो चल रहा है उसमें हम लोग ऑलरेडी 5 सेट पढ़ा चुके लोग, जिस 5 सेट में हम लोग अमूमन जो है 10 चैप्टर को हम लोग पढ़ा चुके लोग। 2-3 चैप्टर और बाकी। इस तरह हम लोग का 8वीं क्लास का जो है इतिहास जो है कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद 9th क्लास में बढ़ा जाएगा, फिर 10th क्लास में आएगा। धीरे धीरे सारे MCQ को कंप्लीट कर लूँगा। थ्योरी क्लास जो है बहुत जल्द ही आप लोग का संडे से जो है एकदम महामैराथन क्लास की तरह, जैसे थ्योरी क्लास पिछले जो SCERT पढ़ाया हूँ वो भी NCERT भी उसी तरह आएगा, बहुत जल्दी आने वाला है। शुरू करते। पहले नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी कब दी गई थी। तो इनको फांसी दी गई थी 21 मार्च 1931 को। याद रखिएगा 21 मार्च 1931 को भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु इनको फांसी दी गई थी। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अगर देखेंगे तो दिसंबर में हुआ था, 1885 में हुआ था, जो डफरिन के शासनकाल में हुआ था। ठीक है। और इसके अध्यक्ष जो उस समय जो इसके स्थापना करने वाले जो थे वो AOUM थे ना, AOUM। उसके बाद आएंगे पहला अगर अध्यक्ष देखा जाएगा कांग्रेस का तो पहला अध्यक्ष बने थे WC बनर्जी। उसके बाद धीरे धीरे आएगा सारी चीज़ें। ठीक है। अगला जी प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखित पुस्तक है। तो जब भी आएगा बस इतना याद रखिएगा ना, प्रॉपर्टी बोल रहा हूँ, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो ये सब जैसे ही आएगा तो याद रखिएगा दादा भाई नौरोजी को पकड़ लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये जो है बुक जो है प्रचलित है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किनका लिखा हुआ है तो दादा भाई नौरोजी का लिखा हुआ है। नेक्स्ट अगला जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है ये यानी इंडियन नेशनल जो कांग्रेस है इसकी स्थापना कब हुई थी। अगेन वही इसकी स्थापना जो हुई थी 1885 में हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, जबकि इसमें कहीं दिख नहीं रहा है, इसको कर दीजिएगा 1885। ठीक है। 1885। ठीक है। ये 19 नहीं होगा, 1885 होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था। जालियांवाला हत्याकांड कब हुआ था। तो जालियांवाला हत्याकांड जो हुआ था वो हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। कब हुआ था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। उससे पहले 9 अप्रैल को क्या हुआ था कि हड़ताल मनाया गया था। ठीक है। 6 अप्रैल को जो गांधी जी थे वो बोले कि हमारे लिए एक अपमानजनक ये एक्ट है जो रॉयल एक्ट आया था। उसके बाद सफ़ेदुद्दीन किचलू और जो सत्यपाल मलिक और सफ़ेदुद्दीन किचलू को पकड़ लिया गया, जिसकी वजह से पंजाब के बहुत सारे लोगों ने अपने नेता के छुड़ाने के लिए धरना प्रदर्शन में बैठे जालियांवाला बाग में, जहाँ पर जनरल डायर के द्वारा क्या किया गया, गोली चलवाई गई, हत्याकांड किया गया। ठीक है। तो वो कांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। अगला असहयोग आंदोलन कब हुआ था। तो असहयोग आंदोलन जो हुआ था वो 1920 में हुआ था। 1 जनवरी से शुरू हुआ था, यानी जनवरी से शुरू हुआ, 1920 से शुरू हुआ था ये असहयोग आंदोलन। ठीक है। तो कब से शुरू हुआ था तो असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था 1920 से, और ये ख़त्म हो गया यानी जब ये 5 फरवरी 1922 ईस्वी को जो चौरी चौरा कांड हुआ था। 4 या 5 फरवरी दोनों देता है, कभी कोई 4 देता है, कभी कोई 5 देता है। तो याद रखिएगा 5 फरवरी अमूमन याद रखिएगा 5 फरवरी को एक कांड होता है चौरी चौरा कांड, जो कि गोरखपुर में एक जगह भी है चौरी चौरा। वहाँ पर पुलिस कर्मियों को जला दिया जाता है, जिसके कारण गांधी जी इस आंदोलन को 12 तारीख को बंद कर देते हैं। 12 फरवरी को कहते हैं भैया हम जो है ये आंदोलन नहीं चलाएंगे, क्योंकि हिंसक रूप से वो नहीं चलाना चाहते थे। ठीक है। अगला सरकार ने इलबर्ट बिल लागू करने का क्या किया भैया, प्रयास किया। तो इलबर्ट बिल लागू करने का प्रयास किया था। कब किया था भैया इलबर्ट बिल। तो इलबर्ट बिल जो लागू करने का प्रयास किया गया था 1883 ईस्वी में। ठीक है। इलबर्ट बिल लागू करने का प्रयास कब किया गया था 1883 ईस्वी में किया गया था। अगला साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा। तो देखिए साइमन कमीशन जो है ना भारत पहुंचा था। एक्चुअली में इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, क्योंकि साइमन कमीशन की स्थापना हुई थी 1927 में, ये ठीक है। अगर स्थापना रहता तो एग्जैक्ट हो जाता, लेकिन ये पहुंचा था भारत में 1928 भी देता है। ठीक है। कहीं कहीं 1927 भी देता है। इसको एग्जैक्ट पकड़ के रखिएगा, क्योंकि जब बात पहुंचने की होती है तब ये होता है कि 1928 में पहुंचा था। ठीक है। ये लगभग 3 फरवरी 1928 को भारत में पहुंचा था। ठीक है। तो साइमन कमीशन भले बन गया था 1927 में, है ना, ये साइमन कमीशन बना था, लेकिन ये पहुंचा था भारत में। जब पहुंचा था ये 3 फरवरी 1928 को भारत पहुंचा था। ठीक। मोस्टली ये चीज़ें दी गई थी। आगे आ जाइए। उसके बाद आगे पहुँचेंगे लोग। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ये तो 1930 से ही शुरू हुआ था। डांडी मार्च से जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है शुरू हो गया था। डांडी मार्च जो नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है। 12 मार्च से 6 अप्रैल तक कंटिन्यू चला, जिसमें लगभग 24 दिन लगा। आगे चलिए।
मुस्लिम लीग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही, इनमें से कौन सा सही है, यानी कि इसमें से पूछ रहा है कौन सा सही है। पहला लिखा है कि लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया था, बिल्कुल समर्थन किया था। ये जो मुस्लिम लीग था वो बंगाल विभाजन का समर्थन किया था। विभाजन के दशक में ही लीग ने सरकार से मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन की मांग की थी, किया था मांग। ऐतिहासिक लखनऊ समझौता लीग और कांग्रेस के बीच संपन्न हुआ था, ये भी सही है। ये तीनों जो है बिल्कुल सही है, तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। अगला लिखा है कि जब भगत सिंह को फांसी दी गई थी तो उनकी उम्र कितनी थी, तो मात्र वो 23 साल के थे, है ना। और 23 तारीख को ही फांसी दिया गया था इनको, 23 मार्च को, और इनकी उम्र भी मात्र 23 साल के थे। अगला है जलियांवाला बाग हत्याकांड किस राज्य में हुआ था, तो ये तो अमृतसर पंजाब में हुआ था। तो अमृतसर कहाँ है भैया, पंजाब में है, तो पंजाब में हुआ था। रूस की क्रांति कब हुई थी, तो रूस की क्रांति जो है ये हुआ था 1917 में। थोड़ा सा विश्व का थोड़ी सी चीज़ें दी गई थी 8वीं क्लास में, ये 9वीं क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा। बोल्शेविक क्रांति जो रूस की क्रांति कहा जाता है, चाहे उसको बोल्शेविक क्रांति भी कहा जाता है, 1917 में जो हुई थी। डिटेल में चीज़ें 9वीं क्लास में पढ़ाऊंगा, बस इतना याद रखिए रूस की क्रांति 1917 में हुआ था। अगला लिखा है कि भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर पहुंचने वाली पहली महिला सरोजिनी नायडू कब अध्यक्ष बनी थी। देखिए भारतीय महिला पूछेगा, मतलब इंडियन नेशनल जो कांग्रेस था, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस था, उस कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष तो एनी बेसेंट हो जाएंगी, जो 1917 में बनेगी। लेकिन पूछेगा पहली भारतीय महिला अध्यक्ष तो सरोजिनी नायडू हो जाएंगी, जो कि 1925 ईस्वी में बनी। कब बनी भैया, 1925 में बनी, ठीक है। अगला जी, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, तो स्वतंत्र भारत का पहले गवर्नर जनरल अगर कहा जाएगा वो भी भारतीय, तो भारतीय होंगे राजगोपालाचारी, ठीक है। श्री राजगोपालाचारी थे पहले भारतीय गवर्नर जनरल, जब भारत आज़ाद हो गया था स्वतंत्र भारत का। अगला लिखा है बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो ये बंगाल विभाजन जो है 1906 में हुआ था। लेकिन अगर आपसे डेट पूछा जाए तो बताइए कि बंगाल विभाजन कब हुआ था, डेट के साथ, पूरी एग्जैक्ट डेट के साथ बताया था। उसके बाद से शोक दिवस भी मनाया गया, सारी चीज़ों को बहुत डिटेल में समझाया हूँ। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि बंगाल विभाजन जो है ना पूरे डेट के साथ, कि बंगाल विभाजन का जो ये लागू कब हो गया था। कि पहले तो उसने जो कर्जन जो है बोला था कि बंगाल विभाजन होगा, ठीक है, लेकिन वो पूर्ण रूप से लागू कर दिया किस डेट को, उसी डेट को शोक दिवस मनाया गया था, ठीक है। आप कमेंट करके बताइएगा। अगला लिखा है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था, तो ये मुस्लिम लीग का जो गठन हुआ था ये हुआ था 1906 में। कब हुआ था मुस्लिम लीग का गठन, और ये उसी समय गठन हुआ था 1906 में, इसने ही क्या किया, जो बंगाल विभाजन हुआ था ना उसको सही ठहराया, है ना। अगला, लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस यानी कि डायरेक्ट एक्शन डे जो है, ये इसका आह्वान निम्नलिखित में से कब किया गया था, तो जो डायरेक्ट एक्शन डे जो है वो मनाया गया था ये मुस्लिम लीग के द्वारा 16 अगस्त 1946 ईस्वी को। 16 अगस्त 1946 को जिन्ना ने क्या किया, डायरेक्ट एक्शन डे मनाया, है ना। उसके डायरेक्ट एक्शन डे जो था ना बहुत खतरनाक हुआ, मतलब बहुत ज़्यादा उसमें दंगा फसाद हुआ बहुत भयानक तरीके से। आर्म्स एक्ट कब पारित किया गया था, जिसके जरिए भारतीय द्वारा अपने हथियार रखने का अधिकार छीन लिया गया था, तो ये 1878 में आर्म्स एक्ट पारित किया गया था, ठीक है। कब पारित किया गया था, 1878 ईस्वी में आ गया तेलो। लेकिन पूछा जाए कि आर्म्स एक्ट पारित किसने किया था, ये तो पारित हुआ था 1878 में, और उसी समय वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट भी आया था, जो कि भारतीय जो प्रेस पे रोक लगा दिया था, है ना, कि भारतीय लैंग्वेज में छापना नहीं है, अंग्रेजी में छापेंगे, वो भी पूछ के छापेंगे, ठीक है। तो ये जो एक्ट आया था ये सब 1878 में आया था। लेकिन ये जो एक्ट है ये किसने लाया था, तो लिटन लाया था। कौन लाया था, है ना, लिटन लाया था, लॉर्ड लिटन नाम लिखा रहता है, लिटन याद रखिएगा। अगला लिखा हुआ है कि 1885 में देश भर के कितने प्रतिनिधियों ने मुंबई में सभा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी, तो मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना हुई थी तो कितने लोग आए हुए थे, तो 72 लोग थे। उसमें से बिहार के कितने लोग थे, एक भी लोग बिहार से नहीं गए हुए थे। अगला, बंगाल का विभाजन किस वायसराय की ओर कब किया गया था, मतलब किस वायसराय ने किया था, तो उस समय बंगाल विभाजन जब किया था ना तो उस समय कर्जन था, वो 1905 की घटना है, कर्जन था, कर्जा लिया हुआ था इसीलिए बांट दिया। इसी तरह से आप सभी को याद करवाएं। अगला लिखा है बंगाल विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, तो इनमें से कौन सा सही है। पहला लिखा है कि बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय जॉर्ज कर्जन था। भारत का वायसराय कौन था, कर्जन था, ये तो सही है। अगला लिखा हुआ है कि इसमें कह रहा है कौन सा सही नहीं पूछ रहा था, ये तो सही है। बंगाल विभाजन के पूर्व, उससे पहले पूर्व भाग को उड़ीसा में मिला दिया गया,
बंगाल विभाजन में बंगाल के पूर्व भाग को यानी पूर्व भाग को बंगाल के पूर्व भाग को उड़ीसा में मिला दिया, नहीं पूर्व भाग को कैसे उड़ीसा में मिला देंगे, ये गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। तीसरा है इसके विरोध में उपजे स्वदेशी आंदोलन को आंध्र प्रदेश डेल्टा इलाकों में वंदे मातरम आंदोलन कहा जाता है, बिल्कुल कहा जाता है। और यहाँ से एक और क्वेश्चन बन जाता है, जो बंगाल विभाजन हुआ था तो ये आंध्र प्रदेश में जो है ना एक आंदोलन चलाया गया, इसी के तरह आंदोलन चलाया गया, जो बंगाल विभाजन के ही खिलाफ में आंदोलन चलाया गया, जिसे वंदे मातरम आंदोलन भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर बी ही जो है गलत है। अगला लिखा है कि स्वतंत्र हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये नारा तो बाल गंगाधर तिलक दिए हैं, सबको पता है। स्वतंत्र हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे हम लेकर रहेंगे, ये बाल गंगाधर जी बोले थे, ठीक है। करो या मरो का नारा गांधी जी दिए थे। गोपाल कृष्ण गोखले इनके गुरुजी थे। महात्मा गांधी जी के गुरुजी कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। राजेंद्र बाबू तो अपने बिहार के छपरा जिला के हैं, मतलब छपरा जिला के थे ना। पहला बार राष्ट्रपति यही बने, जो स्वतंत्र भारत का जो अस्थायी रूप से संविधान के अध्यक्ष यही बने, संविधान सभा के अध्यक्ष यही बने, ठीक है। राष्ट्रपति 2 बार चुने गए। अगला जी, ब्रिटिश भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में असत्य पर विचार कीजिए, यानी कि गलत खोजना, असत्य को ढूंढना है, ठीक है। तो असत्य ढूंढना है, तो इसमें देखेंगे साइमन कमीशन में कोई भारतीय प्रतिनिधि नहीं था, बिल्कुल नहीं था, ये सही है ना। 7 गुणा था मेंबर, उसका अध्यक्ष जो था सर जॉन साइमन था, लेकिन इसमें भारतीय एक भी नहीं थे। दूसरा लिखा है कि कांग्रेस द्वारा पारित पूर्ण स्वराज के आधार पर 26 जनवरी 1930 ईस्वी को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, बिल्कुल सही है। स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, झंडा फहराया गया था, है ना। आज़ाद हिंद फौज का गठन सुभाष चंद्र बोस द्वारा किया गया था, नहीं, आज़ाद हिंद फौज का गठन देखिए इनके द्वारा नहीं किया गया था। इस फौज का गठन जो है ना, ये कैप्टन मोहन की दिमाग का उपज था, ठीक है। किनके दिमाग का उपज था? कैप्टन मोहन का, ठीक है। और ये बाद में इसके आज़ाद हिंद फौज के कमान संभाल लेते हैं सुभाष चंद्र बोस, इसकी स्थापना नहीं की होती, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये क्या है कि असत्य ढूंढना था, तो यही असत्य हो जाएगा। अगला लिखा हुआ है कि कर्जन ने बंगाल विभाजन कब किया था? तो 1905 में किया था, 1905 में कर्जन किया था। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य कारण था? देखिए, खिलाफत आंदोलन एक्चुअली में क्या हो रहा था कि जो तुर्की के खलीफा थे वो पूरी दुनिया के लिए मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ा पद था, और पूरी दुनिया के मुसलमान जो है उनको फॉलो करते थे। तो उनको जब टॉर्चर करना शुरू किया सब ईसाई वाला यूरोपीय देश जो है, तब बहुत सारे देश के मुसलमानों ने आवाज़ उठाना शुरू किया। भारत के भी मुसलमानों ने आवाज़ उठाया और एक आंदोलन शुरू किया जिसे खिलाफत आंदोलन कहा गया। अब इसमें कह रहा है कि इस आंदोलन की जो शुरुआत के पीछे निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या थे? तो अंग्रेजों द्वारा खलीफा पर बहुत सख्त संधि थोपना, ये तो बिल्कुल सही है। दूसरा, जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये सही नहीं। अंग्रेजों पर मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की वापस लेना, ये भी सही नहीं। सिर्फ यही है कि खलीफा पर क्या किया गया, सख्ती से संधि थोपा गया था। नेक्स्ट, रूस की क्रांति, तो ये बोल्शेविक क्रांति या रूसी क्रांति एक ही हुआ होता है, 1917 में हुआ था। अगला, भगत सिंह ने अपने साथियों के साथ मिलकर डैश दिल्ली स्थित फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन यानी कि HSRA की स्थापना, HSRA की स्थापना कब हुआ था? तो याद रखिए कि इसकी स्थापना जो है 1928 में हुआ था। कब हुआ था? 1928 में हुआ था। नेक्स्ट आ जाइए, अगला चलते लो, स्वतंत्रता के बाद की घटना देखते लो। और ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से यहीं पे ख़त्म नहीं हो रहा है, अब इसको और भी देखा जाएगा, है ना। इसको बहुत सारी किताबों से अभी इसी वीडियो में लाऊंगा, इसको अटैच करूँगा इसी में। आगे जी, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो भारतीय संविधान देखेंगे तो कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1900 जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, ठीक है ना। बन गया था एक्चुअली में 26 नवंबर को ही बन गया था 1949 में, 26 नवंबर 1949 को ये बन गया था, लेकिन लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? योजना आयोग का जो स्थापना हुआ था ये 1950 में हुआ था, योजना आयोग का स्थापना। महात्मा गांधी की हत्या जो है कब कर दी गई थी? है ना, महात्मा गांधी की जो हत्या जो है, इनकी हत्या हो रही है 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी गई थी, ठीक है। एक मिनट यार, आगे जी, तेलुगु भाषियों के हितों की रक्षा के लिए आंध्र प्रदेश के लिए भूख हड़ताल पर जाने वाले नेता कौन थे? देखिए, जब देश आज़ाद हुआ ना तो भाषा के आधार पर राज्य का गठन करने के लिए क्या किए थे? ये श्री पोट्टी श्री रामालू जो थे,
अनशन पर बैठ गए थे। 56 दिन अनशन बैठे थे। अनशन बैठने के कारण भूख अनशन पर तो उसके बाद आमरस अनशन जिसको कहा जाता है, उसके बाद ये मर गए। ठीक है, उनके मरने के बाद पूरी तरह से बवाल हो गया आंध्र प्रदेश में। लास्ट में सरकार को है ना ये भाषा के आधार पर जो है आंध्र प्रदेश को गठन करने पड़ा। ठीक है, फजल अली आयोग बना था। फजल अली आयोग क्या किया था, बाद में रिपोर्ट अपना दिया कि ठीक है भाषा का आधार बन सकता है। उसके बाद भाषा का आधार पर बहुत सारे अलग अलग राज्य बने। गुजरात बना, महाराष्ट्र मराठी के नाम पर बना, गुजरात गुजराती के नाम पर बना, ढेर सारे राज्य। मतलब पहली जो भाषा का आधार पर बना वो बना था आंध्र प्रदेश। किनके हड़ताल करने पर, तो यही थे श्री रामालू के हड़ताल करने पर। भारत ने अपनी स्वतंत्रता की 60वीं वर्षगांठ मनाई। तो 60वीं अगर वर्षगांठ देखेंगे तो कब मनाया गया था, तो 15 अगस्त 2007 को 60वीं मतलब 60वीं जो है वर्षगांठ मनाई गई थी। तो उसी हिसाब से अभी 2024 चल रहा है, तो उसको जोड़ लीजिएगा कितना कौवीं वर्षगांठ जो है आने वाली है 15 अगस्त को। ठीक है, याद रखिएगा पिछला कितना बना और आने वाला कब है, इस दोनों को ऐड कर लीजिएगा। हमारे संविधान की कौन सी विशेषता नहीं है, तो संविधान की विशेषता नहीं है कौन सा भैया, तो सार्वभौमिक मताधिकार को अपनाना, ये तो कहता ही है, मतलब कि सभी को वोट देने का अधिकार है। ठीक है, हिंदू धर्म की वरीयता सही नहीं, ये किसी भी धर्म को नहीं मानता। हमारा देश जो है धर्मनिरपेक्ष देश है। ठीक है, किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं देता है। अगला, तेलुगु भाषियों के हितों की रक्षा के लिए आंध्र प्रदेश के लिए भूख हड़ताल करने वाले नेता थे, तो वही थे श्री रामालू जो थे, वो बी नंबर। अगला, कर, रक्षा और विदेशी मामले जैसे विषय डैश के अंतर्गत आता है। तो किसके अंतर्गत आता है, देखिए पॉलिटिकल साइंस में आप लोग को ये चैप्टर जो है ना मोस्टली पॉलिटिकल साइंस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो 3 तरह की सूची होती है। 3 तरह पूरे भारत के कार्यों को 3 भागों में बांटा गया, एक और 3 सूची में बांट दिया गया। एक को बोला जाता है संघ सूची, दूसरे को राज्य सूची, तीसरे को समवर्ती सूची कहा जाता है। अब उसमें अलग अलग कार्यों को बांटा गया, जैसे यहाँ टैक्स है, रक्षा है और विदेश मामले है, तो इसको जो है संघ सूची में दिया गया। अब संघ सूची पर पावर रहता है किसका, केंद्र सरकार का। राज्य सूची में पावर रहता है किसका, मुख्यमंत्री का। और समवर्ती में दोनों गुणा मिलकर कार्य करता है लोग। इंडोनेशिया में बाडुंग के सम्मेलन में विश्व में कितने देश शामिल हुए, तो कितने देश शामिल हुए थे, तो उस समय 29 देश शामिल हुए थे। और ये पुराना हो जाएगा, ठीक है, करंट अफेयर टाइप पर चल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, डैश का गठन 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था। तो 1953 का किसका गठन हुआ था, तो याद रखिएगा जो भाषा के आधार पर पहला जो राज्य बनता है वो आंध्र प्रदेश बनता है, जो कि 1 अक्टूबर 1953 को इसका गठन किया गया। 1956 का दूसरा पंचवर्षीय योजना डैश पर केंद्रित था। तो पंचवर्षीय जो योजना था वो दूसरा पंचवर्षीय योजना जो था वो भारी उद्योगों पर केंद्रित था। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी झुग्गी धारावी स्थित है। तो ये जब भी आएगा नाम धारावी, बहुत सारे लोग जानते हैं, मुंबई में है। ठीक है, धारावी जैसे आएगा तो कहाँ हो जाएगा, ये मुंबई में हो जाएगा। वन और कृषि जैसे विषय किस सूची के अंतर्गत आते हैं, यानी वन और कृषि अगर कहा जाता है किस विषय के अंतर्गत आएगा, तो वन एंड कृषि जो हो जाएगा ये आ जाएगा समवर्ती सूची में। यानी जंगल और खेतीबाड़ी ये राज्य भी देखता है और केंद्र भी देखता है। संयुक्त राष्ट्र का गठन हुआ था। संयुक्त राष्ट्र का गठन देखेंगे तो 1945 में हुआ था संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन। संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किया गया था 1945 ईस्वी में, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसको UNO कहा जाता है। एक नया राज्य आंध्र प्रदेश अस्तित्व में कब आया, तो अभी जस्ट देख लो कि 1 अक्टूबर 1953 को जो अस्तित्व में आया। मुक्ति वाहिनी का गठन बंगाल जनता ने किसके नेतृत्व में किया था, तो किसके नेतृत्व में किया था मुक्ति वाहिनी का। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि मुक्ति वाहिनी का गठन बंगाल की जनता ने किसके नेतृत्व में किया था, इसमें हो जाएंगे मुजीबुर रहमान जो है, शेख मुजीबुर रहमान, जिनकी अभी वर्तमान में उनकी बेटी ही शायद है ये शेख हसीना। ठीक है, जो प्राइम मिनिस्टर है बांग्लादेश की स्थिति तक कई रियासतों को प्रशासनिक इकाइयों के रूप में बनाए रखा गया। तो बनाए रखा गया ये कब हो जाएगा, तो 15 अक्टूबर 1955 तक। ठीक है, 1955 तक क्या हुआ, जितने भी रियासतें थे उसको प्रशासनिक इकाइयों के रूप में बनाए रखा गया था। रियासत जो होता है ना, जैसे कि देश आज़ाद हुआ था तो बहुत सारे राजा लोग का शासन चल रहा था भारत में। ठीक है, जैसे अंग्रेज सब जगह पर थोड़ी कब्जा किए थे, लगभग 500 से ज़्यादा रियासत थे, यानी राजा लोग का राजवाड़ा चल रहा था। धीरे धीरे सबको एकीकरण किया गया ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, मतलब उनके द्वारा। 18 नंबर लिखा है कि डैश भारतीय संविधान के पिता के रूप में जाने जाते हैं। तो भारतीय संविधान के पिता किन्हें कहते हैं, तो ये भारतीय संविधान के पिता कहेंगे तो भीमराव अम्बेडकर सब आ जाएंगे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। मसौदा समिति का अध्यक्ष कहा जाएगा, मतलब किसने इसको तैयार किया, तो ये हो जाएगा, ये भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हो जाएंगे। भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो भिलाई स्टील प्लांट अगर कहा जाएगा तो भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना जो है ये कब हुई थी, तो हो जाएगा आप लोग का
1955 होना चाहिए, यहाँ 1959 दिया हुआ। भिलाई स्टील प्लांट आई थिंक 1955 ही होना चाहिए। भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना जो हुई थी वो हुआ था 1955 में ही हुआ था। ये रूस के सहयोग से बनाया गया था भिलाई स्टील प्लांट, तो इसको देख लीजिएगा, इसको थोड़ा सा करेक्ट कीजिएगा। 1955 में रूस के सहयोग से भिलाई स्टील प्लांट बनाया गया था। कहाँ है भिलाई स्टील प्लांट? तो छत्तीसगढ़ में है ना, काफ़ी फेमस है। अगला जी, अब भारत राष्ट्रीय आंदोलन का निर्माण 1870 से 1947 के बीच के देखते हैं, और ये भी इंडियन नेशनल मूवमेंट से आ जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। शस्त्र अधिनियम पारित किया गया था, वही जो आर्म्स एक्ट था उसी को हिंदी में करा शस्त्र अधिनियम, जो अभी नहीं पढ़े, ल्यूटन के द्वारा पारित किया गया था 1878 में, ठीक है। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट उसी के द्वारा लाया गया था, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट अधिनियम किया गया था, तो ये पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? ये भी 1878 में ल्यूटन द्वारा ही पारित किया गया था। भारत में गरीबी और गैर ब्रिटिश शासन पुस्तक लिखी गई। गरीबी और मतलब पॉवर्टी ऑफ अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, यही जो उसी को हिंदी में कह रहा है, तो ये दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखा गया था। सेम चीज़ को हिंदी में कन्वर्ट किया गया। इल्बर्ट बिल पेश किया गया था। इल्बर्ट बिल जो है पेश किया गया था, ये 1883 में पेश किया गया था इल्बर्ट बिल। तो ये इल्बर्ट बिल एक्चुअली में था क्या, जो कि 1883 ईस्वी में फरवरी में 1883 में पास किया गया था। तो ये इल्बर्ट बिल में क्या था कि रिपन द्वारा ये लाया गया नियम था, जिसमें भारतीय लोग भी जो थे ना, भारतीय जज, वो भी अंग्रेजों की सुनवाई कर सकते थे। अगला है बाहरी, लिख सकते हैं लोग। अगला लिखा हुआ है कि बाहरी हस्तक्षेप के बिना स्वतंत्र रूप से कार्य करने की क्षमता कहा है, मतलब बिना कोई भी हम लोग रोके टोके, यानी आराम से स्वतंत्र रूप से काम करें, इसको कहा है संप्रभु। क्या बोलेंगे? संप्रभु, मतलब हम कोई भी हमारा कार्य में रोक टोक नहीं कर रहा है, तो संप्रभु कहा जाएगा। अगला लिखा है कि तिलक द्वारा संपादित मराठी समाचार पत्र था, तो जो मराठी समाचार पत्र था उसका नाम क्या था? केसरी था, ठीक है। मराठी समाचार पत्र बाल गंगाधर तिलक द्वारा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये भी तो बाल गंगाधर तिलक ही द्वारा ही लाया गया था, मतलब उनका ही स्लोगन था। नौरोजी लंदन में डैश में बसे हुए थे, तो नौरोजी जो है एक लंदन में क्या थे कि एक तरह से व्यापारी और प्रचारक के रूप में बसे हुए थे। दादा भाई नौरोजी की बात की जा रही है। नरमपंथियों की निम्नलिखित में से कौन सी उपलब्धि सत्य नहीं मानी जा सकती है? तो नहीं मानी जा सकती सत्य, नरमपंथी के बारे में कह रहा है, तो ऑप्शन काफ़ी बड़ा बड़ा दिया है, इसको थोड़ा सा छोटा करते लो, नहीं दिखेगा नहीं तो। इसमें देखेंगे कि इसमें क्या पड़ रहा है कि सत्य नहीं मानी जा सकती, मतलब कि कौन सा गलत है। ऑप्शन नंबर ए देखेंगे तो नरमपंथियों ने भारतीय समाज को विभाजित करने वाली कठोर जाति संरचना जैसी सामाजिक अन्याय को दूर करने में मदद की, ये तो सही लग रहा है। नरमपंथी के लगातार प्रयासों के कारण भारतीय स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र की अवधारणा को समझा, ये भी सही लग रहा है। अगला लिखा है नरमपंथियों ने राष्ट्रीय चेतना की भावना पैदा की, राष्ट्रीय चेतना की भावना पैदा की, ये भी सही है। तो यही गलत होगा, कैसे देख लेते लोग। नेताओं का यह सूक्ष्म अल्पसंख्यक वर्ग नीतियों को बदला जा सकता है, नेताओं का यह सूक्ष्म अल्पसंख्यक वर्ग नीतियों को बदला जा सकता है और ब्रिटिश पर भारी प्रभाव डाल सकता नहीं। अल्पसंख्यकों को सिर्फ ध्यान नहीं दे रहे थे, पूरे भारत के लोगों के ही लेके चल रहे थे। नेटाल कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ, एक बार याद रखिएगा बीपीएससी में कि नेटाल कांग्रेस की स्थापना किसने किया था, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नेटाल कांग्रेस की स्थापना महात्मा गांधी जी ने किया था। लेकिन अगर इसमें पूछा जाए कि इस नेटाल कांग्रेस की स्थापना किसने किया, तो महात्मा गांधी, लेकिन कब किया गया और कहाँ पे किया गया, क्योंकि गांधी जी से रिलेटेड क्वेश्चन तो उसको थोड़ा सा देखना पड़ता है। तो नेटाल कांग्रेस की स्थापना जो है 1894 के आसपास में 1894 में ये अफ्रीका में, दक्षिणी अफ्रीका में किया गया था, ठीक है। अपने पूरे लाइफ के लगभग जो है ये कितना साल हो जाएगा, लगभग 22 साल जो है ये बिताए थे अफ्रीका में, उससे ज़्यादा ही बिताए थे, है ना। ये महात्मा गांधी वकील के रूप में गए, वहाँ पर बड़ा आंदोलन लड़ा, काफ़ी ज़्यादा फेमस हुए। उसके बाद भारत है, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था, तो ये समाप्त हुआ था, दूसरा विश्व युद्ध 1939 में शुरू हुआ था और 1945 में ख़त्म हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है मराठी समाचार पत्र केसरी का संपादन किसके द्वारा किया गया था? तो केसरी देखा जाएगा था, इसके संपादन जो है अभी जस्ट देख लो, बाल गंगाधर तिलक जो थे वो केसरी के संपादक थे। गांधी जी के नमक कानून कब तोड़ा? तो ये 6 अप्रैल को पहुंच चुके थे, उसी दिन ये तोड़े थे। 6 अप्रैल को पहुंच गए थे, कहाँ? डांडी में। 12 मार्च को निकले थे, 6 अप्रैल को पहुंचे थे, लगभग 24 दिन लगा था जाने में, ठीक है। 240 मील के आसपास में उन्होंने दूरी तय की थी। अगला जी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी ना? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो कहाँ पर हुई थी, है ना? ऑप्शन में देखेंगे तो हो जाएगा दिल्ली में हुई थी। हिंदुस्तान
सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, HSRA इसका होता है शॉर्टकट में, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन अगर पूछ दे कि जो HSRA यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन है, इसकी स्थापना दिल्ली में किया गया था, ठीक है, लेकिन कब किया गया था? तो 1924 के आसपास में, अक्टूबर 1924 के आसपास में किया गया था। किसने किया था? तो बहुत सारे आदमी मिलकर किए हुए थे, जैसे कि राम प्रसाद बिस्मिल थे, योगेश चंद्र चटर्जी थे, चंद्रशेखर आज़ाद थे, ना सचिंद्र नाथ सन्याल थे। बहुत सारे लोगों ने मिलकर इसका स्थापना किया था, ठीक है, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद और इनका नाम कम से कम जरूर याद रखिएगा। अगला जी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन आयोजित हुआ था। तो प्रथम अधिवेशन जो था ना, वो आयोजित हुआ भले बॉम्बे में, लेकिन प्रस्तावित था पूना में। पूना में फैल गया प्लेग, इसलिए यहाँ कैंसिल करके लेके चले गए लोग बॉम्बे में। बॉम्बे में एक स्कूल था, संस्कृत स्कूल, जो तेजपाल स्कूल था, वहाँ पर ना इसकी पहली अध्यक्षता की जा रही है। किसकी? कांग्रेस की, 1885 में। कांग्रेस द्वारा बंगाल विभाजन किस वर्ष किया गया था? अंग्रेज द्वारा बंगाल विभाजन किस वर्ष? तो अंग्रेज द्वारा जो बंगाल विभाजन जो है, ये 1905 में कर्जन ने किया था। कर्जन के शासनकाल में हुआ था। अंग्रेज द्वारा बंगाल विभाजन, अरे वही क्वेश्चन दोबारा आ गया। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के अगर प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल देखा जाएगा तो भारतीय हो जाएंगे श्री राजा गोपालाचारी, ठीक है। खुदाई खिदमतगार के संस्थापक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछता है। इनको सीमांत गांधी भी कहा जाता है, ठीक है। तो खुदाई खिदमतगार, चाहे लाल कुर्ती वाली सेना भी इनको कहा जाता है। तो ये हो जाएंगे। बादशाह खान भी कहा जाता है इनको, खान अब्दुल गफ़ार खान भी कहा जाता है। तो खुदाई खिदमतगार के संस्थापक बादशाह खान या खान अब्दुल गफ़ार खान या सीमांत गांधी, बहुत सारे इनका नाम है। वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम जो है, ये भी पारित हुआ था 1878 ईस्वी में, और ये अंग्रेजों द्वारा लाया गया था। अंग्रेज कौन था? रिपन था, सॉरी रिपन तो बाद में हटाया, लीटन था। लीटन लाया था, रिपन इसको हटाया। मतलब वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाया गया था कि पेपरों को पर रोक लगाया गया, दबाव लगाया था लीटन द्वारा, है ना। रिपन तो इसको हटा दिया। अगला क्वेश्चन, पूर्ण स्वराज की लड़ाई किसकी अध्यक्षता में लड़ी गई थी? तो पूर्ण स्वराज की जो है ये लड़ाई जो है, जो मोतीलाल नेहरू के बेटा थे, वो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी। तो इन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की, क्योंकि इससे पहले स्वराज्य की मांग कर रहे थे कौन? मोतीलाल नेहरू, ठीक है। तो वो मांग कर रहे थे, जिसको अंग्रेजों ने ठुकरा दिया। तो गुस्सा के जो जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने कहा कि स्वराज्य नहीं चाहिए, अब हमें चाहिए पूर्ण स्वराज्य, ठीक है। 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? तो किस वायसराय ने किया था? कर्जन ने किया था, ठीक है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का संबंध राष्ट्रवादी से था। तो किस राष्ट्रवादी से था? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। तो ये भगत सिंह भी थे उसमें, ठीक है। बाकी लोग तो ये लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, ये तो बाल लाल पाल गरम दल के नेता थे। नेक्स्ट लिखा है कि लंदन डैश स्थित थे एक भारतीय व्यवसायी और प्रचारक थे। तो अभी जस्ट कह लो कि नौरोजी जो थे, दादा भाई नौरोजी जी, ये लंदन में एक व्यवसायी भी थे, मतलब बिजनेसमैन भी थे और प्रचारक भी थे। नेक्स्ट लिखा है कि डैश को भारतीयों द्वारा यूरोपीय लोगों की मुकदमा चलाने की अनुमति दी गई थी। मतलब कि एक कानून लाया गया था, एल्बर्ट बिल रिपन द्वारा, कि अब भारतीय जज भी है जो है वो अंग्रेजों को भी सुनवाई कर सकते हैं। इसका गुरु ने भयानक मतलब इसका विरोध कर दिया। किसकी अध्यक्षता में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज के लक्ष्य अपनाया? तो उस समय अध्यक्ष थे, कौन थे अध्यक्ष? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अभी जस्ट हम लोग देखिए, बंगाल विभाजन के बाद शुरू किए गए आंदोलन का नाम बताइए। तो जो बंगाल विभाजन हुआ था ना, उसके खिलाफ में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया। बाल गंगाधर तिलक द्वारा संपादित एक मराठी समाचार पत्र, तो केसरी, अभी जस्ट पढ़े लो, मराठी समाचार पत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आता है। नरमपंथी नेताओं से संबंधित कुछ बिंदुओं को नीचे दिए गई है, वह चुने जो नरमपंथी के संबंध में सत्य नहीं है। याद रखिए, यहाँ पूछ रहा है कि जो गलत है उसको ढूंढना है, ठीक है। तो इसमें गलत को ढूंढना है। तो पहला लिखा हुआ है, देखेंगे तो लिखा हुआ है, नेता पश्चिमी विचारों से अच्छी तरह वाकिफ थे। पश्चिमी विचारों और विचार, अच्छा वही एक ही चीज़ को दोबारा लिख दे। पश्चिमी विचारों से मतलब कि अंग्रेजों के विचारों से नेता लोग भली भांति परिचित थे, क्योंकि वहाँ से पढ़ के आए हुए थे, सब जानते थे लोग। अधिकांश नेता शिक्षक, वकील, पत्रकार, उद्योगपति आदि थे, ये भी सही है। अधिकांश उदारवादी नेता न तो शिक्षित थे न ही अच्छे जानकार रखे थे। तब ये सही है, तो ये कैसे सही हो जाएगा? ये गलत ही होगा ना। अभी कह लो ये शिक्षित है, तो ये जाहिर सी बात है ये गलत होगा। तो गलत ढूंढना, तो यही मिल गया हम लोग को गलत, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है हम लोग का सही है। डी नंबर जो लिखा है इसको भी पढ़ लेते लोग, क्या लिखा हुआ है। उदारवादी नेताओं का मानना था कि भारतीयों के लाभ के लिए अंग्रेजों को सुधार लाने के लिए एक राजी किया जा सकता है। मतलब वो मानते थे कि उनको हाथ जोड़ जोड़ के किसी तरह मना लेंगे, लेकिन ऐसा थोड़ी था। अंग्रेज जब बिना पिटाए थोड़े मानते।
चौरी चौरा घटना कब हुई थी? तो शुरू में ही बताया चौरी चौरा जो घटना हुआ था वो 1922 में हुआ था, लेकिन 5 फरवरी, डेट याद रखिएगा, 5 फरवरी 1922 को हुआ, जिसके कारण गांधी जी जो है खिसिया के असहयोग आंदोलन ही बंद कर दिया, क्या कि ना होता हो जा। उसके बाद देखेंगे तो अगला, गांधी जी 1915 में डैश से भारत आए थे। तो 1915 में जो गांधी जी जो आए थे ना, ये कहाँ से आए थे? तो याद रखिएगा दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी लौट के आए थे। आगे चलते लो। तो अगर इसमें क्वेश्चन अगर और डिटेल तो पूछ दे कि जो गांधी जी 1915 में लौटे थे अफ्रीका से, भारत में आए थे, किस डेट को आए थे? 9 जनवरी को आए थे, याद रखिएगा। इसलिए याद रखना जरूरी है क्योंकि जो प्रवासी दिवस जो है वो मनाया जाता है, NRI जो होता है ना, वो दिवस मनाया जाता है, प्रवासी दिवस, वो 9 जनवरी को ही मनाया जाता है, जिस दिन गांधी जी लौट के आए थे। कहाँ से? अफ्रीका से, दक्षिण अफ्रीका से लौट के आए थे। तो अपना राजनीतिक गुरु बनाए थे गोपाल कृष्ण गोखले को, ठीक है ना, हो गया। ये चौरी चौरा तो हो ही गया, ये भी हो गया। चौरी चौरा में जो है वो 1922 में 5 फरवरी और 4 फरवरी दोनों डेट देता है, अभी जस्ट बोले है ना, दोनों को याद रखिएगा। अगला देखेंगे तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो है जस्ट हम लोग ऊपर पढ़े 1928 में इसकी स्थापना हुई थी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की। कट्टरपंथी उद्देश्यों वाले बंगाल के कांग्रेस नेताओं में से एक थे। तो कट्टरपंथी अगर नेता देखा जाएगा तो बिपिन चंद्र पाल थे, बाल लाल पाल, जहाँ नाम आ जाएगा समझिए कि वो सब गरम दल वाले लोग थे, और एक और थे अरविंद घोष। उसके बाद आएंगे स्वतंत्र हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा डैश ने दिया था। तो स्वतंत्र हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। भारत में रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया था? तो ये रॉलेट एक्ट तो पूरी तरह से काला कानून था और ये पारित किया गया था 1919 ईस्वी में, ठीक है। लेकिन अगर पूरे डेट के साथ पूछेगा तब क्या बताइएगा कि रॉलेट एक्ट जो है कब पारित किया गया था? तो याद रखिएगा रॉलेट एक्ट जो पारित हुआ था वो 18 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट जो है पारित किया गया था, देश में इसको पारित किया गया था, ठीक है। उसके बाद शोक दिवस मनाया गया, शोक दिवस नहीं, इसकी अपमान दिवस मनाया गया। गांधी जी ने बोले हमारे लिए एक काला कानून है, अपमान की तरह है। इसके बाद इस पर धरना पर लोग बैठे। 9 अप्रैल को धरना हुआ, 11 को हुआ, 13 को तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया। डैश और मुस्लिम लीग ने 1916 में लखनऊ में ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किया। तो जो कांग्रेस था, कांग्रेस और मुस्लिम लीग और प्लस में गरम दल, तो गरम दल, नरम दल, मुस्लिम लीग सब जो है मिलके साथ किए। जो लखनऊ में जो कांग्रेस अधिवेशन हो रहा था 1916 में, उसमें क्यों? तो ये इनकी समझौता कौन कराई थी? तो एनी बेसेंट कराई थी। अगला लिखा हुआ है कि कांग्रेस ने पूर्व स्वराज का लक्ष्य कब अपनाया था? पूर्व स्वराज का जो लक्ष्य है वो अपनाया था कब? याद रखिएगा 1929 ईस्वी में पूर्ण स्वराज के लक्ष्य अपनाया था, जो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया था, कांग्रेस की अध्यक्षता, जिसमें पूर्ण स्वराज की बात कही गई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। गांधी जी ने दक्षिणी अफ्रीका में डैश की स्थापना की थी। तो दक्षिण अफ्रीका में नटाल कांग्रेस की स्थापना की थी, जो कि जस्ट अभी आप लोगों को बताएं। अगला क्वेश्चन है जी, लखनऊ संधि समझौता जो है किसने हस्ताक्षर किए थे? तो लखनऊ जो संधि समझौता पर किसने मतलब साइन हुआ था, किसका साइन हुआ था? तो लखनऊ संधि समझौता देखेंगे तो इनमें से देखेंगे तो कोई नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन में जो है अखिल भारतीय मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों के बीच में हुआ था समझौता, ठीक है। उसमें बाल गंगाधर तिलक थे ना, कांग्रेस की अध्यक्षता कर रहे थे, और इन दोनों के बीच में लखनऊ समझौता जो 1900 का हुआ था, 16 में हुआ था, ठीक है। मतलब कि नेतृत्व में थे बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में 1916 में, जो दिसंबर 1916 में कांग्रेस की जो बैठक हो रही थी लखनऊ, उसमें लखनऊ समझौता हुआ। इसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस जो है दोनों, तो इनमें से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी होगा, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता होती है, इसी को लखनऊ समझौता कहा जाता है। ये समझौता कब हुआ था? 1916 के आसपास में हुआ था। तो लिखा है कि 1906 में ढाका में किस लीग की स्थापना की गई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी ढाका में। अगला लिखा हुआ कि नीचे नेताओं की सूची दी गई है, इन नेताओं की पहचान करें जिसे उदारवादी नहीं बल्कि कट्टरपंथी बनाया जाता है। तो बाल लाल पाल, बस इतना याद रहेगा, और तीसरा अरविंद घोष, बस अभी जस्ट आप लोग बताया, बस यही हो जाएंगे। ऐतिहासिक दांडी मार्च की शुरुआत किसने की थी? तो दांडी मार्च की शुरुआत गांधी जी किए थे। किसने किया था? 12 मार्च से शुरू किए थे। डैश को 1930 में लॉन्च किया गया था, नहीं भैया, शुरू किया गया था, ठीक है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को लॉन्च नहीं किया गया था, 1930 में शुरू किया गया था, ठीक है।
पूर्वी बंगाल के एक वकील और स्वतंत्रता सेनानी थे, मतलब वकील भी थे और ना स्वतंत्रता सेनानी भी थे, और वो बंगाल के थे, पूर्वी बंगाल के तो थे चित्तरंजन दास। कौन थे? चित्तरंजन, यानी कि CR दास। नेक्स्ट है अगला 45 नंबर। 45 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्नलिखित नेताओं के नामों की सूची में से निम्न में से कौन लाल बाल पाल? तो लाल बाल पाल की तिगड़ी से संबंधित नहीं थे, यानी लाल बाल पाल में नहीं थे। तो गोपाल कृष्ण गोखले दिख रहा है आपका ऑप्शन नंबर डी। क्यों? क्योंकि गोपाल कृष्ण गोखले तो ये गांधी जी के गुरु जी थे, तो गांधी जी खुद अपने स्वतः हिंसा पर चलने वाले थे, गुरु जी थोड़े हो जाएंगे हिंसक रूप वाले, एक नहीं है। अगला लिखा हुआ है कि 1930 ईस्वी में दांडी मार्च का नेतृत्व डैश ने किया था। दांडी मार्च जो शुरू किए थे गांधी जी ही शुरू किए थे 12 मार्च से। भारत छोड़ो आंदोलन डैश में हुआ था, तो भारत छोड़ो जो आंदोलन था वो 1942 में हुआ था, ठीक है, 1942 में हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। अगला जी नेक्स्ट आते हैं लो, अगर इसमें भी डेट अगर पूछ देता तो डेट के साथ देता तो याद रखिएगा 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन जो है इसका शुरू किया गया था। स्वदेशी आंदोलन की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं नीचे दी गई है, वह चुने जो स्वदेशी आंदोलन पर लागू नहीं है। अब देखिए नहीं है, ये यहाँ पर ढूंढना है, गलत ढूंढा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो लिखा हुआ है, उन्होंने स्वयं सहायता के विचारों को प्रोत्साहित किया, ठीक है, स्वयं सहायता जो थे एक दूसरे को प्रोत्साहित किए। उन्होंने ब्रिटिश संस्थाओं और वस्तुओं को बहिष्कार किया, ठीक है, बहिष्कार किया। स्वदेशी आंदोलन ने भारतीय भाषाओं के न्यूनतम उपयोग के साथ अंग्रेजी भाषाओं का उपयोग पर जोर दिया। नहीं, अंग्रेजी भाषा पर जोर क्यों देंगे, देसी भाषा पर न जोर दिया जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी ही गलत है, यहीं से हम लोग का आंसर मिल गया। अगला लिखा हुआ है कि डैश कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। तो पहली महिला अध्यक्ष अगर कहा जाएगा तो एनी बेसेंट थी, लेकिन भारतीय रहती तो सरोजिनी नायडू रहती, ठीक है। यहाँ सिर्फ पूछ रहा है कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, ठीक है, तो पहली महिला अध्यक्ष हो जाएगी एनी बेसेंट, जो कि 1917 में ही बनी थी। ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, गलत है, ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। अगेन देखते हैं इसको, डैश कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी, ठीक है, यहाँ कहीं भी भारतीय मेंशन नहीं है, तो एनी बेसेंट ही होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए। बी जो है ये तो सरोजिनी नायडू जो है 1925 में, ये तो कांग्रेस का अध्यक्ष की, ये तो बाद में की, उससे पहले एनी बेसेंट कर चुकी थी। तो अगर भारतीय रहता तो ये सरोजिनी नायडू, और ओवरऑल कह रहा है सिर्फ महिला अध्यक्ष, पहली महिला अध्यक्ष, तो एनी बेसेंट हो जाएगी, जो 1917 में ही अध्यक्ष रखी हुई थी। अगला, नरमपंथी और कट्टरपंथियों के बीच में एक बड़े विभाजन के बाद किस वर्ष फिर एकजुट हुए थे? तो फिर इनको एकजुट जोड़ा गया था दिसंबर 1915 में, नहीं जोड़ा गया था, 1917 में जोड़ा गया था। 1917 में, एक्चुअली में 1916 में सबके बीच में समझौता हुआ, जिसमें मुस्लिम लीग और नरम दल गरम दल सब एक साथ जुड़ गया, ठीक है। अगला चलते हैं लो, तो यहाँ पर 1916 कहीं दिख नहीं रहा है, इसको 1916 कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है, लेकिन 1916 होना चाहिए, 1915 के हिसाब से गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसको सुधार कीजिएगा। जिन लोगों ने नोट्स ये ले चुका है, जिन लोग नोट्स नहीं लिए होंगे, आप व्हाट्सएप नंबर पर कमेंट करके वहाँ से ले सकते हैं अगर लेना होगा तो, अदरवाइज यहाँ पर तो पढ़ाई हो ही रहा है ना। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9905550148। इस पर किसी भी तरह का इंक्वायरी लेना होगा तो ले सकते हैं, ठीक है। आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा, जब भी समय रहेगा उसको रिप्लाई दूंगा, और नोट्स वगैरह लेना होगा तो वहाँ से ले सकते हैं। बाकी जितने भी फ्री वगैरह नोट्स रहते हैं वो सारे फ्री नोट्स जो होते हैं हमारे टेलीग्राम पर अपलोड होते रहता है। बहुत सारे नोट्स को अपलोड किया हूँ और आगे भी अपलोड करूँगा धीरे धीरे, है ना। तो वहाँ से फ्री नोट्स आप ले सकते हैं, और व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा तो वहाँ से जो है चार्ज नोट्स जो लेना होगा तो वहाँ से व्हाट्सएप नंबर से ले सकते हैं। अगला जो है टेलीग्राम का लिंक भी मैं डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में या आपका कमेंट बॉक्स में। अहमदाबाद डैश के तट पर स्थित है। तो अहमदाबाद अगर नदी का, ये अहमदाबाद जो शहर है वो किस नदी किनारे है? तो साबरमती नदी किनारे। वहीं पर गांधी जी का आश्रम था, इसीलिए इम्पोर्टेंस देता है। माहे नदी जो दिया ना, ये जो कर्क रेखा है इसको 2 बार काटता है, ठीक है, 2 बार काटता है, सिर्फ ऐसे 2 बार कर्क रेखा को काटता है। नर्मदा नदी जो है भारत को 2 भागों में बांटता है, क्योंकि नर्मदा जो नदी है जो बीचों बीच में है, और ये जो है ऊपर वाली विंध्याचल पहाड़ी, नीचे सतपुड़ा पहाड़ी के मध्य से गुजरता है नर्मदा। गोदावरी जो है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, इसको दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है गोदावरी को। आधुनिक भारतीय मध्यम वर्ग का जन्म किसके कारण हुआ था? तो किसके कारण हुआ था? तो शासक वर्ग और स्वरारा वर्ग के बीच में संघर्ष के कारण हुआ था, कि मुगलों साम्राज्य के विघटन के कारण देश में राजनीतिक उथल पुथल के कारण हुआ था, या भारत में यूरोपीय उद्यम के परिणाम स्वरूप एक नए श्रमिक वर्ग और शहरी क्रांति का विकास हुआ था? ऑप्शन नंबर सी ज़्यादा सही लग रहा है, ठीक है। ब्रिटिश भारत में जमींदारी अधिकारों के उपसंघर्ष से संबंधित कानून का सबसे बुरा प्रभाव था, यानी ब्रिटिश भारत में जो था, अंग्रेज़ों का जो भारत था
उसमें जमींदार जो थे, जमींदारी अधिकारियों के उपसंघर्ष से संबंधित कानून का सबसे बुरा प्रभाव था। किस पे था भैया? तो ऑप्शन नंबर ए देखेंगे तो भूमि संबंधित संपत्ति के मूल्य में तेजी से वृद्धि। दूसरा नहीं, भूमि संपत्ति में वृद्धि तो नहीं हो रहा था, लेकिन भूमि सट्टा निवेश का उद्देश्य और धनवान वर्ग के लिए लाभ का स्रोत बन गया था, ये सही है। और भूमि ने किसानों के उत्पादन और आजीविका के स्रोत के रूप में अपना महत्व खो दिया, ये भी सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है उपयुक्त में से बी और सी दोनों सही है। मेरठ षड्यंत्र किस वर्ष हुआ था? तो मेरठ षड्यंत्र अगर देखा जाएगा तो ये 1929 में हुआ था। कब हुआ था? 1929 में हुआ था। लेकिन ये मेरठ षड्यंत्र मामला है क्या? एक्चुअली में हुआ क्या था कि 1929 के आसपास में कुछ लोगों पर, कुछ मजदूरों पर क्या किया गया, कुछ आरोप लगाया गया, षड्यंत्र के खिलाफ आरोप लगाया कि ये षड्यंत्र रच रहे हैं। मेरठ एक षड्यंत्र अगर कहा जाए तो एक तरह से ये जो है ना अदालती मामला है। 1929 मार्च 1929 के आसपास में 31 जो मजदूर थे, लगभग 31 मजदूर थे, मजदूर नेता थे, मजदूरों के जो नेता थे उनको क्या किया गया, इसको षड्यंत्र आरोप लगा दिया कि भाई ये षड्यंत्र रच रहे हैं अंग्रेजों के खिलाफ। उनको गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर मुकदमा चलाया गया था। ठीक है, मुकदमा चलाया गया। उसमें से लगभग 27 से 28 लोगों को क्या कड़ी से कड़ी सजा दी गई थी, है ना। यही मेरठ षड्यंत्र 1929 में हुआ था, मार्च 1929 के आसपास में। गांधी जी का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को, सबको पता है, पोरबंदर में, गुजरात के। गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया गया था? तो गांधी जी अगर कहा जाएगा पहला सत्याग्रह, तो ऑप्शन में भला ही नहीं दिया, लेकिन गांधी जी पहला अपना सत्याग्रह शुरू किए थे अफ्रीका में। अगर यहाँ सिर्फ भारत का ऑप्शन है तो इसमें हो जाएगा चंपारण हो जाएगा पहला सत्याग्रह, जो 1917 में शुरू किए थे, जो कि राजकुमार शुक्ला जी द्वारा जो बुला के लेके आया गया था, तब ये जो चंपारण में आए थे। अखिल भारतीय किसान संघ का गठन किस वर्ष हुआ? अखिल भारतीय किसान सभा का अगर गठन किया जाए, देखा जाएगा तो 1936 में हुआ था अखिल भारतीय किसान संघ का गठन। ठीक है, अगर अब क्वेश्चन पूछा जाए, क्योंकि ये बिहार वाला जो MCQ कराऊंगा ना, बिहार वाला में जो कराऊंगा, इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है, यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार में क्या प्रभाव पड़ा था इसका, बिहार में कौन कौन सी गतिविधियाँ हो रही थी, उसको जब देखा जाएगा तो उसमें आप लोगों को कई बार मैं पहले ही पढ़ाई में बता चुका हूँ। आप सभी कमेंट कर जरूर बताइएगा कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संघ का जो अध्यक्ष कौन था। ठीक है, इसकी स्थापना तो 1936 में हुई थी। ठीक है, तो उसमें अध्यक्ष कौन था? भारत में पहली बार श्रमिक दिवस किस वर्ष मनाया गया, यानी कि लेबर डे यानी श्रमिक दिवस मनाया गया था 1927 में मनाया गया श्रमिक दिवस। मजदूर दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? मजदूर दिवस जो होता है 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है, लेबर डे। 1927 से शुरू हुआ था श्रमिक दिवस। जालियानवाला बाग में गोलीबारी का आदेश किसने दिया था? तो जालियानवाला बाग में जो गोलीबारी का जो आदेश था वो तो डायर था। ठीक है ना, जनरल डायर था। अगला, जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का नारा तो ये सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान के लिए प्रस्ताव कब पारित किया था? तो मुस्लिम लीग जो था पाकिस्तान के लिए प्रस्ताव रखा था 1940 में कि हमें एक नया देश चाहिए पाकिस्तान के नाम से। अगला लिखा है कि मेरे शरीर पर पड़ा हर प्रहार ब्रिटिश ताबूत की एक कील साबित होगा, ये किसने कहा था? तो ये लाला लाजपत राय जो थे, इन्होंने कहा था, है ना। जो एक सैंडर्स नाम के जो पुलिस था, उसने शायद उसी ने उनको लाठी से, मतलब जो साइमन आया था ना, साइमन कमीशन, उसका जो साइमन आयोग का जो बहिष्कार चल रहा था, उसी में ये भी बहिष्कार कर रहे थे। कौन? तो जो साइमन गो बैक का जो नारा चल रहा था, जो उसका विरोध किया जा रहा था 1928 में, जो साइमन कमीशन आया था, जो अभी जस्ट देखे लो, उसी का ये भी विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, जिसमें लाठीचार्ज हुआ। लाठीचार्ज में क्या हुआ कि जो लाला लाजपत राय जी को लाठी लग जाती है ज़्यादा, और उसमें क्या हुआ कि इनकी मृत्यु हो जा रही है। मरने से पहले इन्होंने कहा था, यही स्टेटमेंट दिए थे कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी जो है ना, एक एक लाठी जो है, एक तरह से ब्रिटिश हुकूमत जो है इसके लिए एक कील के आखिरी ताबूत के की, मतलब जो ताबूत होता है ना, एक्चुअली देखते हैं आप लोग, क्रिश्चियन लोग देखे होंगे लोग, ये लोग जो होता है ना, ऐसे एक ताबूत रहता है, इसी में लटाता है, ठीक है, ऐसे ताबूत रहता है। तो इसमें क्या होता है ना कि आखिरी ताबूत का मतलब क्या होता है, आखिरी कील का मतलब क्या होता है, जो ऐसे इसको ढका जाता है ना, ढका जाता है कि धीरे धीरे ये इसको ढक्कन को ढकते रहते लो, और जब इसमें कांटी ठोकते रहते लो, आखिरी कील ठोक दिया लो, तो फिर चाहे कोई भी आ जाए इसको उखाड़ के फिर दोबारा दिखाया नहीं जाता है। ठीक है, तो आखिरी कील मतलब कि आपका अपनी मौत को खुद दावत दे रहे हैं, उन्होंने कहा था। किसने कहा था? लाला लाजपत राय जी। आ गया जी। वो जो पुलिस अधिकारी अभी जैसे बता रहा था, कौन सा पुलिस अधिकारी था? सैंडर्स था,
पुलिस अधिकारी, जिसको वही उसी के द्वारा लाठीचार्ज कराया गया था, जिनकी बाद में हत्या कर देंगे, है ना। ये भगत सिंह वगैरह जो भी थे, इन्होंने हत्या किया। इसी सैंडर्स की हत्या के आरोप में ही तो भगत सिंह को फांसी पर लटका दिया सब ये अंग्रेजों सब। गांधी जी ने किस स्थान पर नमक बनाकर कानून तोड़ा था? तो वो तो डांडी में बनाकर नमक कानून तोड़े थे। 1946 में भारत में गठित अंतरिम सरकार का नेतृत्व किसने किया था? तो अंतरिम सरकार का नेतृत्व जो किया था वो जवाहरलाल नेहरू ने किया था। आज़ादी के मतलब अंतरिम सरकार के नेतृत्व जो कर है। अगला जो है, गांधी जी ने किस प्रस्ताव में के लिए डूबते बैंक का पोस्ट डेटेड चेक शब्द का प्रयोग किया था? तो पोस्ट डेटेड जो चेक है वो जो बेवल प्रस्ताव आया था ना, उसके लिए कहा था कि भैया ये रिजेक्ट हो चुका है, चेक अब कोई काम का नहीं है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय सेना का नेता नहीं था? तो भारतीय राष्ट्रीय सेना का नेता नहीं था वो, भारतीय राष्ट्रीय सेना का नेता नहीं था कौन? ये इंडियन नेशनल जो आर्मी थी उसकी सेना का नहीं था, तो वो सुखदेव नहीं थे। सुभाष चंद्र बोस, रास बिहारी और मोहन सिंह ये जो थे इस भारतीय राष्ट्रीय सेना का नेता थे। अखिल भारतीय किसान संघ का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? तो अखिल भारतीय किसान संघ का प्रथम अधिवेशन देखा जाएगा तो वो फैजाबाद में हुआ था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना जो हुई थी 1934 ईस्वी में थी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना। खिलाफत आंदोलन के विरुद्ध किसके विरुद्ध चलाया गया था? तो खिलाफत आंदोलन जो है वो अंग्रेजों के विरुद्ध में चलाया गया था, इंग्लैंड के विरुद्ध में चलाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा खिलाफत आंदोलन का हिस्सा नहीं था? तो हिस्सा नहीं था, सरदार पटेल जी नहीं थे, शौकत अली, मोहम्मद अली और अब्दुल कलाम आज़ाद ये सब लोग थे। सैंडर्स की हत्या के आरोप में किस क्रांतिकारी को फांसी पर सजा दे दी गई? जस्ट अभी आप लोगों को बताया था कि ये फांसी की सज़ा दे दी गई थी, फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। तो भगत सिंह को सुनाई गई थी, चंद्रशेखर आज़ाद को सुनाई गई थी, है ना। तो लेकिन भगत सिंह को फांसी की सज़ा मिले, चंद्रशेखर आज़ाद तो इन्होंने गोली मार लिया, है ना, खुद को इन्होंने मार लिया, अंग्रेजों के हवाले पकड़ा भी नहीं पाया। तो बी नहीं होगा, ए नंबर ऑप्शन होगा, इनको सज़ा सुनाई गई थी। असहयोग आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से सबसे पहले कौन गिरफ्तार हुए थे? तो सबसे पहले अगर गिरफ्तार होने वाला था असहयोग आंदोलन के समय में तो अली ब्रदर्स ने गिरफ्तार हुए थे असहयोग आंदोलन के समय में। 1919 के अधिनियम में सुधारों की सिफारिश करने के लिए 1924 में गठित समिति के प्रमुख कौन थे? तो JL नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू नहीं, ML नेहरू, मोतीलाल नेहरू थे, क्योंकि 1919 में तो थोड़ी ही हो जाएंगे। 1919 में तो इनका तो अभी उतना चर्चा में भी नहीं थे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। 1900 उस समय ML नेहरू यानी मोतीलाल नेहरू थे, ठीक है। 1919 के जो अधिनियम सुधार अधिनियम सिफारिश आया था तो उसमें जो 1924 में गठित समिति के जो प्रमुख थे वो थे मोतीलाल नेहरू। उस राज्य सचिव का नाम बताइए जिसने भारतीयों को संविधान तैयार करने के लिए चुनौती दी। तो ये चुनौती दिया था जो राज्य सचिव था भारत में उसमें कौन था भैया? तब ना ब्रेलेन हेड जो था वो चुनौती दिया था कि अपना खुद का संविधान बना लीजिए लोग। भारतीयों में से किसे नेहरू रिपोर्ट की स्वीकार करने से इनकार कर दिया? भारतीयों में से किसने, मतलब कौन से भारतीय जो थे वो नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किए? वो था जिन्ना था। 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष ने निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग किया। कांग्रेस अध्यक्ष ने निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग किया था, हमारा एक ही लक्ष्य है, पूर्ण स्वतंत्रता। इस शब्दों का प्रयोग किसने किया था? तो किसने किया था? तो उस समय किए थे जवाहरलाल नेहरू। 1929 के लाहौर जो अध्यक्षता हुई थी ना, जब पूर्ण स्वराज की मांग रखा गया था, उसी में कहे थे। हिंदुस्तान डेमोक्रेटिक फेडरेशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी? सचिंद्र नाथ सान्याल थे, उनके द्वारा। निम्नलिखित में से कौन काकोरी डकैती का हिस्सा नहीं था? तो काकोरी जो डकैती का जो हिस्सा है वो नहीं था। तो भैया कौन नहीं थे? तो केदारनाथ संगल जो नहीं थे, बाकी राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी और सचिंद्र सन्याल ये सब थे काकोरी डकैती का हिस्सा। वर्तमान समय में जो काकोरी डकैती है इसको योगी सरकार ने इन्होंने क्या किया कि इसका नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन रख दिया है, याद रखिएगा, काकोरी ट्रेन एक्शन। अगला जो देखेंगे तो लिखा हुआ कि मौत या जीत यह नारा किसने दिया था? तो मौत या जीत नारा जो दिए थे वो दिए थे भारतीय राष्ट्रीय सेना जो सुभाष चंद्र बोस द्वारा बनाई गई थी उसने दिया था। अगला है कि निम्नलिखित में से किसने भगत सिंह के साथ वर्ष 1929 में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था? तो बम फेंके थे, असेंबली में बम फेंके थे जो राजगुरु थे, है ना, रे गुरु नहीं, राजगुरु थे, है ना, और ये भगत सिंह थे, इन्होंने बम फेंका था और बोला था कि बहरों को सुनाने के लिए, ना बहरों को मतलब कानों में आवाज़ जाने के लिए ये आवाज़ की बम की ज़रूरत थी। जो सिर्फ धुआं हुआ था उससे किसी का नुकसान नहीं हुआ था, है ना। उधम सिंह इंग्लैंड में हत्या करने गए थे। उधम सिंह इंग्लैंड में हत्या करने किसको गए थे? तो देखिए उधम सिंह जो थे ना जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने गए थे। जनरल डायर को मार के उन्होंने वहाँ पर अपनी बदला को पूरा किया।
इनके नाम पर एक फिल्म भी बना हुआ है उधम सिंह करके। उसके बाद से विकी कौशल का देखिएगा मूवी होगा, अच्छा मूवी है। सुभाष चंद्र बोस को इंडिपेंडेंस लीग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया और उन्हें नेताजी कहा। ये किस वर्ष हुआ था? ये हुआ था 1942 ईस्वी में हुआ था। आगे आइए। और पता है किस और ये सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी किसने कहा था? हिटलर ने कहा था, समझे। और ये हिटलर को बड़ी मतलब आसानी से पहचान लिए थे। पता है हिटलर जो था ना अपने जैसे बहुत हमशक्ल रखता था, कोई भी नहीं पहचान पाता था उसका मतलब हमशक्ल कौन सा है, ओरिजिनल कौन है, डुप्लीकेट कौन है। लेकिन सुभाष चंद्र बोस जो थे उन्होंने पहचान लिया था कि इसमें से ओरिजिनल कौन है। इसके बाद ही जो हिटलर जो था ना काफ़ी इनसे प्रभावित हुआ, नेताजी इनको कहता था, हिटलर कहता था सुभाष चंद्र बोस जी को। अगला लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन चित्तरंजन दास ने संबंधित है? चित्तरंजन दास से संबंधित जो है असहयोग आंदोलन है। नेक्स्ट आइए। निम्नलिखित INA यानी जो इंडियन आर्मी थी वो अधिकारियों में से किस पर राजद्रोह के आरोप पर मुकदमा नहीं चलाया गया था? तो मोहन सिंह पर नहीं चलाया गया था। जब गांधी जी ने डांडी में नमक कानून तोड़ा था तो उनका स्वागत कानून तोड़ने वाले तुम्हारा स्वागत है किसने कहकर मतलब उनको बोला था? तो किसने कहकर बोला था भैया? सरोजिनी नायडू ने कहा था गांधी जी को। गांधी जी ने कितने अनुयायियों के साथ अपनी दांडी यात्रा शुरू की थी? तो ये 79 या 78 जो है 78 अनुयायियों के साथ ये शुरू किए थे दांडी मार्च, और वहाँ पहुँचते पहुँचते लाखों की भीड़ हो गई थी। लाला लाजपत राय कहाँ के राष्ट्रवादी थे? कहाँ के राष्ट्रवादी थे? तो पंजाब से थे लाला लाजपत राय, ठीक है। लाला लाजपत राय के बारे में एक और नाम आता है कि पंजाब नेशनल बैंक की नींव जो है यही रखे थे, PNB बैंक की। किसने नेतृत्व में सेना ने 1930 में पेशावर के स्वतंत्रता सेनानियों पर गोली चलाने के लिए इनकार कर दिया था? तो ये चंदन सिंह गढ़वाली जो थे इन्होंने कहा कि भैया हम अपने स्वतंत्रता सेनानी को नहीं मार सकते हैं। अंग्रेज के साथ ये सिपाही में थे लेकिन इन्होंने गोली चलाने से इनकार कर दिया। किस घटना के लिए राजेंद्र प्रसाद ने बिना दूल्हे के विवाह शब्द का प्रयोग किया था? मैंने बिना दूल्हे के विवाह जो गुलमेल सम्मेलन हो रहा था ना उसके लिए कहे थे, जो प्रथम गुलमेल सम्मेलन में कहे थे। राजेंद्र बाबू बिहारी थे ना, अद्भुत बात बोले। मतलब कि गुलमेल सम्मेलन जो हो रहा था वो उस सम्मेलन में बहुत सारे देशों से लोगों को बुलाया गया था। उसमें भारत से भी बुलाया गया था, कांग्रेस से बुलाया गया था किसी को आने के लिए। कांग्रेस से कोई नहीं गया था तो राजेंद्र बाबू कह रहे हैं कि बिना दूल्हा के ब्याह हो रहा है, ठीक है। अगस्त प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? अगस्त प्रस्ताव जो है ये माउंटबेटन जो था इसने प्रस्तुत किया था, अगस्त प्रस्ताव माउंटबेटन। रैयतवाड़ी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? तो रैयतवाड़ी जो बंदोबस्त था ना ये किसानों के साथ किया गया था, चाहे वो रैयतवाड़ी हो मतलब कि डायरेक्ट किसान से ही हो गया था। और अस्थायी बंदोबस्त जो था ना उसमें बीच में ज़मींदार था सब दलाल के रूप में। और ग्राम पूरे गाँव के लिए तो ये तो महालवाड़ी था, पूरे गाँव से ही मतलब पूरे गाँव का लोग ही मिल के करते थे। प्रारंभिक ब्रिटिश शासकों का यह सिद्धांत कि कंपनी कृषि भूमि के मालिकों के रूप में संपूर्ण आर्थिक लगान की हकदार थी को अपना समर्थन प्राप्त हुआ। तो समर्थन प्राप्त हुआ था। ये जो कौन सा सिद्धांत है? याद रखिएगा, किराए का रिकार्डियन सिद्धांत है। किसानों पर अस्थायी ऋणग्रस्तता का मुख्य कारण था। अस्थायी ऋणग्रस्तता का मुख्य कारण क्या था? तो ऋण पर ब्याज की जो दर थी ना वो काफ़ी हाई था, मतलब टैक्स ब्याज ढेर ज़्यादा लेता था लोग। उस वायसराय का नाम बताइए जो 1905 में बंगाल विभाजन के लिए जिम्मेदार है। तो वो तो कर्जन था, कर्जा लिया हुआ था इसीलिए बंगाल विभाजन कर दिया। नरमपंथियों ने एक विशिष्ट शब्द का प्रयोग किया, विरोध किया, विशिष्ट शब्द प्रयोग का विरोध किया क्योंकि उन्हें लगा कि इसमें बल का प्रयोग शामिल है। उन्होंने किस शब्द या शब्द का विरोध किया था? तो वो शब्द था बहिष्कार। निम्नलिखित में से कौन सा कारण इंग्लैंड में भारतीय कपास सामान की मांग में इस हद तक वृद्धि के कारण नहीं था? भारतीय कैलिको भारत में कंपनी के आयात की सबसे बड़ी वस्तु के रूप में उभरी। तो इसमें हो जाएगा कि कपास की बेहतर किस्म की शुरुआत के कारण माल की गुणवत्ता में सुधार होना। अगला किधर गया भैया? नेक्स्ट 16 अक्टूबर 1905 में बंगाल विभाजन किस प्रकार हुआ था? तो ये जो हुआ था ना पश्चिमी और पूर्वी बंगाल के रूप में बांट दिया गया था। एक भारतीय व्यापारी वर्ग जो ब्रिटिश आर्थिक नीति और भारत में यूरोपीय लोगों की वाणिज्यिक प्रथाओं के कारण लगभग पूरी तरह से गायब हो गया था। पूरी तरह से गायब हो गया तो वो तो बैंकर्स मतलब जितने बैंक थे वो पूरी तरह से कंगाली के आधार पे आ जाते कंगाली के आधार पे आ चुके थे।
अगला, दिसंबर 1906 ईस्वी में किसके नेतृत्व में एक मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल ने वायसराय मिंटो से मुलाकात की और मुसलमानों के लिए एक अलग प्रतिनिधित्व और एक संगठन का अनुरोध किया ना? तो वो थे आगा खां। कौन था? आगा खां था, जिसने मुस्लिम लीग की स्थापना के लिए आगे बढ़ा, और ये मिंटो का दिमाग का उपज था, इसलिए सांप्रदायिकता का जनक इसी को माना जाता है, मिंटो को। आंतरिक व्यापार पर ब्रिटिश एकाधिकार से सबसे अधिक लाभ किसे हुआ? तो किसे हुआ? तो कंपनी के जो कर्मचारी थे उन्हें लाभ हुआ था ज़्यादातर। वो महान भारतीय मुस्लिम दार्शनिक कौन थे जिन्होंने मुस्लिम राष्ट्रवाद का जनक भी माना जाता है? तो मुस्लिम राष्ट्रवाद का जनक किसे कहा था? तो सैयद अहमद खां को माना जाता है, सर सैयद अहमद खां, जिसने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की भी स्थापना की थे। भारत में नील, कपास, अफीम, चाय, कॉफ़ी की खेती के विस्तार से ब्रिटिश बागान मालिकों को फायदा होने के साथ साथ यह भी फायदा हुआ। क्या फ़ायदा हुआ भैया? जमींदारी और छोटे व्यापारी जो थे इनको भी फायदा हुआ था, जितना भी राजस्व था, क्योंकि शुरुआत वाला जो स्थायी बंदोबस्त जमींदार का फायदा था, व्यापारी लोग को भी फायदा था। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के लोगों की गरीबी का मूल कारण क्या था? तो लोगों की अगर गरीबी का मूल कारण जो होगा ना, वो कृषि जो है ना, कृषि लगभग जनता का एकमात्र व्यवसाय बनी रही। बाकी सब व्यवसाय जो है धीरे धीरे ठप करते गए अंग्रेजों ने। भारत की में ब्रिटिश औद्योगिक नीति को उचित ही नीति कहा गया है। भारत औद्योगिक नीति को उचित ही नीति कहा गया है। तो जो अंग्रेजों की जो नीति थी ना, उसको निऔद्योगीकरण या डी-औद्योगीकरण कहा गया था, जिसमें भारतीय उद्योग धंधा धीरे धीरे खत्म होते जा रहे थे और भारत के जो मोस्टली लोग थे वो खेती बाड़ी पर निर्भर हो गए थे, मतलब अपने काम धंधा छोड़ के। 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि में देवानाम पियादर्शी नामक राजा का जिक्र करते हुए एक शिलालेख को पढ़ा। इस उपाधि से जाना जाने वाला पर्ची सम्राट था। तो मतलब कि किसे देवनाम पियादर्शी कहा जाता है? तो वो तो अशोक थे, सम्राट अशोक बड़ी महान शासक थे। कार्ल मार्क्स के अनुसार ब्रिटिश आर्थिक नीतियों ने हिंदुस्तान में एक सामाजिक क्रांति पैदा की, जिसका परिणाम था, क्या परिणाम था भैया? तो ग्रामीण क्षेत्र के सहकारी जीवन का विनाश, प्रतिस्पर्धा बाजार, उपयुक्त से सभी हो जाएगा, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक द्वारा संपादित ब्रिटिश शासन की आलोचना करने वाले मराठी समाचार पत्र का नाम बताइए। तो मराठी जो समाचार पत्र था वो केसरी था। कई बार आगे ये क्वेश्चन अलग अलग तरीक़ों से। रैयतवाड़ी क्षेत्र में भूमि के मूल्य में उल्लेखनीय गिरावट आई, क्यों गिरावट आई भैया? तो राजस्व संग्रहण के तरीके इतने कठोर थे कि भूमि का स्वामित्व अत्यधिक अवांछनीय हो गया था। अब ये स्वतंत्रता का बात कर देख लेते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं। इसके बाद ये मोस्टली जो है पॉलिटिकल साइंस का फिर सेशन आ जाएगा। और ये इसमें देखिए 12 नंबर चैप्टर आप सभी को पता है कि ये बिहार बोर्ड में ही है, एनसीईआरटी में नहीं है। तो एनसीईआरटी और बिहार बोर्ड दोनों को कंबाइंड रूप से बनाया गया है। इसको पूरी होल एमसीक्यू मिल जाएगा आपको। एक कम से कम जो है आपको एमसीक्यू जो है सिर्फ इतिहास का जो है 1000 से ज़्यादा का मिलेगा, ठीक है। भारतीय संविधान की कुछ महत्वपूर्ण विशेषता नीचे दिए गए हैं, इनमें से कौन सी है उसको चुने। जो कथन सत्य नहीं है, बताइए, नहीं पूछ रहा है, ठीक है। तो नहीं जो है ना, पहला पढ़ते हैं। संविधान ने हिंदू पाकिस्तान आदर्शों पर जोर दिया, बिल्कुल गलत। हिंदू पाकिस्तान आदर्शों पर जोर नहीं दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कई प्रांतों की जिला और भारतीय सीमाओं में पुनर्निर्धारण की सिफारिश करने के लिए राज्य पुनर्गठन समिति की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो राज्य पुनर्गठन समिति की स्थापना जो किया था 1959 में किया गया था। नहीं 1959 नहीं, 1956 में होगा, 1956 में किया गया था। संविधान सभा का बैठक कब हुई थी? संविधान सभा का जो बैठक है वो तो 9 दिसंबर को हुआ था, फिर 11 दिसंबर को हुआ था, 13 दिसंबर को हुआ है ना। तो लेकिन कह रहे कहाँ हुई थी? तो नई दिल्ली में हुआ था, पार्लियामेंट में। डैश को भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है? तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को जाना जाता है। पेट्टू श्री रामालू कौन थे? तो वो तो एक तरह से गांधीवादी राष्ट्रवादी नेता भी थे और आंध्र प्रदेश के थे। आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर अलग करने के मांग के लिए काफ़ी लड़ते रहे। उसके बाद इंडोनेशिया में बाडुंग सम्मेलन में विश्व के कितने देश शामिल हुए थे? तो ये चीज़ें तो बताई दी आप लोगों को। अभी जस्ट ये सारी चीज़ें क्वेश्चन हुआ है, ये एनसीईआरटी में भी था, बिहार बोर्ड में था। तो हमें लगता है कि ये चीज़ आप सभी को बता दिया है। जैसे जवाहरलाल नेहरू किस देश में मॉडल ऑफ पंचवर्षीय योजना विकसित किया था? नहीं, तो ये क्वेश्चन जो है लग रहा है, ठीक है। इसको देख लेते हैं, हालांकि रिपीट हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। आइए यहाँ से देखते हैं 9 नंबर से। डैश को 1956 का तैयार किया गया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना थी ना, वो 1956 में तैयार किया गया था। हम अस्पृश्यता की प्रथा का वर्णन कैसे कर सकते हैं? अस्पृश्यता मतलब होता है छुआछूत, ठीक है। तो
अमाननीय प्रथा, अपमानजनक जो आभास है और हिंदू समाज का कलंक और धब्बा, ये सभी देखिए अस्पष्टता को वर्णन कर सकता, बता सकता है। जवाहरलाल नेहरू ने किस देश के मॉडल पर पंचवर्षीय योजना विकसित की थी? तो ये सोवियत संघ के जो है ना, यानी सोवियत संघ यानी रूस की मॉडल पर जो है यहाँ पर पंचवर्षीय योजना विकसित की थी। डैश स्वतंत्र भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी? तो सुचित्रा जो कृपलानी थी पहली मुख्यमंत्री थी। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछता कि सुचित्रा कृपलानी तो पहली मुख्यमंत्री है, तो ठीक है, कहाँ की थी बताइए? हम लोग बिहार का पड़ोसी राज्य ही है। कमेंट कर बताइए कहाँ की ये थी मुख्यमंत्री, पहली मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री। भारत में उस स्थान का नाम बताइए जहाँ हिंदू शासक महाराजा हरि सिंह ने बहुसंख्यक मुस्लिम लोगों का शासन किया था। तो वो तो कश्मीर था एरिया, हरि सिंह के जो था। उस हिंदू कट्टरवादी का नाम बताइए जिसने महात्मा गांधी की गोली मार हत्या कर दी? नथुराम गोडसे, ऑल टाइम फेमस, आप सबको ही जानते हैं। डैश भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे? तो पहले उप प्रधानमंत्री बने थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, उप प्रधानमंत्री भी बने थे। स्वतंत्रता के बाद भारत में ने निम्नलिखित में से किसके आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया था? तो स्वतंत्रता के बाद जो है ना, वो भाषा के आधार पर किया गया था बाद में। बांधों के निर्माण के अलावा उस महत्वपूर्ण क्षेत्र का नाम बताइए जिसने दूसरी पंचवर्षीय योजना की दृढ़ता से ध्यान केंद्रित किया था? तो स्टील और जैसे भारी उद्योग जो थी ना, वो दूसरी पंचवर्षीय योजना में बहुत आगे उसको बढ़ाया गया, मतलब भारी उद्योग पर ज़्यादा ध्यान दिया गया था। आंध्र प्रदेश का नया राज्य कब अस्तित्व में आया था? आंध्र प्रदेश जो तो बनकर तैयार हुआ था, ये 1 अक्टूबर 1953 को बनकर तैयार हुआ, मतलब अलग हुआ। वो वर्ष चुने जिसमें पंजाब राज्य को पंजाब और हरियाणा में विभाजित किया गया था, मतलब पंजाब और हरियाणा अलग हट गया। कौन से साल को? 1966 में। हरियाणवी भाषा के आधार पर हरियाणा अलग हो गया, पंजाबी भाषा के आधार पर पंजाब अलग हो गया। आंध्र प्रदेश के तेलुगु भाषी के हितों की रक्षा के लिए भूख हड़ताल के नेता कौन थे? वही थे पोटी श्रीरामुलु। विश्व की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती धारावाहिक ये मुंबई, ये अभी जस्ट हम लोग देखें। 1920 के दशक में कांग्रेस ने क्या वादा किया था? तो इन्होंने वादा किया था कि भाषाई समूह को अपनाएंगे, मतलब भाषा के आधार पर राज्यों को बंटवारा करेंगे, लेकिन बाद में नहीं माने थे। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना, यानी भिलाई जो था, ये इसकी स्थापना जो की गई थी 1959 में नहीं किया गया था, 1955 में किया गया था भिलाई वाला। अभी जस्ट आप लोगों को बताया 1955 होना चाहिए, इसको पीछे क्लास में बताया हूँ, सुधार लीजिएगा, ठीक है। और रूस के सहयोग से लगाया गया था, छत्तीसगढ़ में है, ये सारी चीज़ें बता दिया। डैश दक्षिण भारत का हिंदी थोपे जाने के खिलाफ थे? तो हिंदी थोपे जाने के खिलाफ थे ये टी कृष्णाचारी थे, मतलब बोल रहे थे कि हिंदी को भाई भारत की राष्ट्रीय भाषा नहीं माना जाएगा। कितने भारतीयों ने संविधान सभा का गठन किया था? तो कितने भारतीय थे भैया? तो याद रखिएगा 300 थे, लगभग 299। यूएसएसआर की सहायता से कौन सा उद्योग स्थापित किया गया था, यानी रूस के सहयोग से कौन सा उद्योग लगाया गया था? तो भिलाई षड्यंत्र, अभी जस्ट बताया आप लोग को। संघ सूची क्या है? जिसमें संघ सूची में जो पूरे देश से जुड़े मुद्दे रहते हैं ना, उसको बोला जाता है संघ सूची। योजना आयोग ने डैश मॉडल के आधार पर आर्थिक विकास के लिए उपयुक्त नीतियाँ डिजाइन और क्रियान्वित की? तो ये हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आया। पाकिस्तान को 2 भागों में क्यों विभाजित किया गया? पाकिस्तान को 2 भागों में क्यों विभाजित किया गया था? पूर्वी बंगाल को बोलने के पूर्वी बंगाली बोलने वाले पर फारसी का थोपना, पूर्वी बंगाली का बोलने वाले पर इस्लामी भाषा थोपना, ये इसमें से कोई वजह नहीं था। वो तो इसी तरह इंदिरा गांधी के दिमाग था, उन्होंने अलग करवा दिया। एक्चुअली पाकिस्तानी उसको टॉर्चर कर देते बांग्लादेश वाले लोगों को। जवाहरलाल नेहरू ने योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की थी? तो 1950 में किया था। गांधी सागर बांध डैश नदी पर? गांधी सागर बांध जो हो जाएगा ये तो चंबल नदी पर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में हुआ था, यानी यूएन यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वोट देने अधिकार को संदर्भित करता है? ये हो जाएगा फ्रेंचाइजी हो जाएगा। भारत ने अपनी स्वतंत्रता का 60वां वर्ष मनाया था, तो कब मनाया था भैया? 15 अगस्त थे, और 60वां वर्ष दिया है। इसको मैं पीछे बताया कि आप लोग ये 2007 का है, लेकिन आप लोगों को याद रखना कि अभी वर्तमान समय में जो है कौवा वर्षगांठ मनाया गया था स्वतंत्रता दिवस, ठीक है। तो ये 2007 में 60वां वर्ष मनाया गया था। लेकिन अगर 2023 में कहा जाएगा तो कौन सा था? तो पिछले भी अभी पढ़ा रहे थे तब को बताया था कि आप सभी को वर्तमान समय को याद रखना है, क्योंकि 2023 वाला जो था वो 76वां जो था 76वां था स्वतंत्रता दिवस, और 2024 में जो होने वाला है वो 77वां होगा, यानी 77 वाला होगा।
आज़ादी दिवस हम लोग का 1947 से आप लोग जोड़ लीजिएगा, लोग उसको पता चल जाएगा। कहीं कभी पूछे तो आप लोग उसको 1947 से करके देख सकते हैं। वह तारीख जिससे चुने जिस दिन भारतीय संविधान लागू हुआ था, तो लागू तो 26 जनवरी को हुआ था, बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर को ही, लेकिन लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ था। ठीक है। अगला है कि हर वर्ष किस दिन को सर्वोदय दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 30 जनवरी को सर्वोदय दिवस के रूप में। किस तिथि तक कई रियासतों को प्रशासनिक इकाइयों के रूप में बरकरार रखा गया था, मतलब राजा थे, अपना राज दरबार भारत में चला रहे थे, भले देश आज़ाद हो चुका था। तो ये कब तक था? 31 अक्टूबर 1956 तक था। बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है पूरे राज्य को मिलाकर, मतलब जितने भी स्वतंत्र थे वो सबको मिलाकर एक मतलब संपूर्ण समूचे एक भारत का निर्माण किए, एकीकरण किए, एक तरह से कहा जाए तो। भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना 1959 में नहीं हुआ था भाई, 1955 में हुआ था। 1955 में हुआ था, 1955 में शुरू हो गया था भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना की। रूस के सहयोग से हुआ था, सोवियत संघ यानी रूस के सहयोग से हुआ था। संविधान सभा में प्रयुक्त भाषा के बारे में बहस करते समय किसने यह शब्द दक्षिण के लोगों की ओर चेतावनी देते हुए कहा, जिसमें कुछ ने धमकी दी थी कि अगर हिंदी थोपी गई तो भारत से अलग हो जाएगी। मतलब क्या हो रहा था ना कि जब देश आज़ाद हुआ तो हिंदी को भारत का राष्ट्रीय भाषा घोषित किया जा रहा था। तो साउथ वाले लोगों ने बोला कि अगर हिंदी को अगर राष्ट्रीय भाषा घोषित करेंगे तो हमारा तो तेलुगु है, तमिल है, कन्नड़ है, ये सब भाषा कहाँ जाएगा, अपना भाषा काहे बोलिएगी आपका होगा। ठीक है। तो कहा कि अगर राष्ट्रीय भाषा घोषित कीजिएगा ना तो हम लोग अलग हो जाएंगे लोग। ठीक है। तो वो किसने धमकी दिया था? तो टी कृष्णामाचारी ने दिया था। मुक्ति वाहिनी का गठन बंगाली जनता द्वारा किसने नेतृत्व में किया गया था? तो किसके नेतृत्व में किया गया था? तो याद रखिएगा मुजीबुर रहमान जो थे। ये चीज़ें बताई दी आप लोग को। अगला लिखा है 1950 में स्थापित फ्रिस्ट योजना आयोग के पहले अध्यक्ष का नाम बताइए। तो पहले अध्यक्ष का नाम क्या था भैया? तो जवाहरलाल नेहरू थे। लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। संविधान की महत्वपूर्ण विशेषता सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अपनाया था, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस शब्द का अच्छा वर्णन करता है? अभी जस्ट आप लोग बताए कि ना जो इसमें से जो था शुरुआती समय में 21 वर्ष से अधिक आयु वाले को भारत के लोगों को मतदान देने की अनुमति था। भारत की आज़ादी के बाद महत्वपूर्ण चर्चा के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों के लिए कई नई दिल्ली में संविधान सभा की बैठक की एक श्रृंखला आयोजित की गई। इन सिलसिलेवार बैठकों का नतीजा क्या रहा? तो भारतीय संविधान का निर्माण करना था, यही मेन वजह था। और इतना बड़ा तो रहेगा नहीं क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा इसको और आसान वे में बनाना चाहिए था। अगली बार नेक्स्ट टाइम इसको और बेहतर किया जाएगा। वह वर्ष चुने जिसमें बम्बई के द्विभाषी राज्य को मराठी और गुजराती के लिए अलग राज्यों में विभाजित किया गया था। तो मतलब अलग अलग बांट दिया गया था। अभी जस्ट उस शुरू में बता रहा था कि गुजराती भाषा में, मराठी को महाराष्ट्र मतलब मराठी भाषा में बांट दिया गया। 1960 में ये सब किया गया था। हमारे संविधान की कौन सी विशेषता नहीं है? तो हिंदू धर्म को प्राथमिकता देना ये नहीं है, किसी भी धर्म को प्राथमिकता देना नहीं है, हमारी भारतीय संविधान नहीं कहता है। अगला लिखा है कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने मंत्रिमंडल के उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। यहाँ हो गया हम लोग का फिनिश। ये 8वीं क्लास का यानी इतिहास हो गया कंप्लीट। MCQ के रूप में थ्योरी क्लास पढ़ा चुका हूँ, बिहार बोर्ड SCRT पढ़ा दिया हूँ, MCQ करा दिया। अब आप लोग इसका प्रैक्टिस करते रहिएगा। अब नेक्स्ट क्या करना है हम लोग का? नेक्स्ट जो है ना इससे भी बेहतर बहुत ज़बरदस्त तरीके से, जैसे जो है आप लोग को थ्योरी क्लास करा दिया NCERT का, बिहार बोर्ड का, MCQ ला दिया, MCQ में जितना क्वेश्चन था सब करा दिया। अब जो है ना मैं एक नए सीरीज से उसको तैयार करा रहा हूँ, वन लाइनर करके। एक चैप्टर से अमूमन मैक्सिमम क्वेश्चन बनवा रहा हूँ, 70, 80, 90, किसी चैप्टर से 100 क्वेश्चन बनवा रहा हूँ, वन लाइनर क्वेश्चन। ठीक है, वन लाइनर मतलब एग्ज़ाम से पहले है ना, आप लोग एग्ज़ाम से पहले तक भूलने नहीं देना है। नया नया तरीका लाला कि आप लोग को याद करते रहना है, याद करवाते रहना है। किसी तरह आप लोग को देखिए ये चीज़ें मैं पहले पढ़ा चुका था और मैं टारगेट लेके चला था कि पढ़ा इसी तरह रहा था कि एग्ज़ाम के समय तक आप लोग कंप्लीट हो जाए, लेकिन कंप्लीट हो गया विषय और एग्ज़ाम का भी टाइम बढ़ गया। उससे क्या हुआ ना कि बीच में अगर चीज़ों को रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो भूल जाइएगा चीज़ों को, है ना, क्योंकि लॉन्ग टाइम तक याद नहीं रहता है। तो आप जो है ना भूल ना जाए, इसीलिए मैं नए नए तरीके से आप लोग को मैं लेके आ रहा हूँ। ठीक है, आप रिवीजन करते होंगे बहुत अच्छी बात है, नहीं भी करते होंगे तो यहाँ सारी चीज़ करा दूंगा मैं। ठीक है, हालांकि आप तो अपने से रिवीजन तो करते ही होंगे और करना भी ज़रूरी है। अरे यहाँ जो चीज़ें कीजिएगा तो आपको और ज़्यादा रिवीजन होगा, बार बार होगा और ज़रूरी भी है, क्योंकि इस एक महीने आप लोगों को पूरी तरह से जान झोंक देना है चीज़ों में, क्योंकि वो चीज़ें इस बार जो है उम्मीद है कि नहीं बढ़ना चाहिए डेट। ठीक है, अब जो है कि
जो अगला जो आएगा वीडियो, मतलब कि अब तो हम लोग थ्योरी क्लास में चलेंगे लोग, है ना, जिस 9th क्लास का MCQ करेंगे लोग और थ्योरी भी करेंगे लोग, NCERT का, वो सारी चीज़ आते रहेगा। लेकिन एग्ज़ाम से 10-15 दिन पहले, जैसे 15 दिन बीतने दीजिए, 15 दिन में जो चीज़ें आ रहा है उसको फिर से रिवीजन करते रहिए, रिवीजन कराते रहूँगा। एग्ज़ाम से 15 दिन पहले आप लोगों का बहुत तगड़ा रूप से वन लाइनर लेके आऊँगा और प्रत्येक चैप्टर से 70, 80, 90, 100 किसी में बहुत मैक्सिमम बनवा रहा हूँ, मतलब कुछ छोड़ ही नहीं रहा हूँ, ठीक है। हर वो लाइन जो लग रहा है मुझे कि इंपॉर्टेंट है उस सब को लिखवा रहा हूँ, सबको नोट करवा रहा हूँ, ठीक है, सबको तैयार करा रहा हूँ। और वो चीज़ें आप लोगों को लास्ट समय में आएगा, इसलिए लास्ट में आएगा ताकि उसको जो पढ़ाऊँगा ना, जो थ्योरी क्लास और MCQ उसका समझिए कि उसको दोनों को कंबाइन करके एक बड़ा लेवल अप होगा, बहुत ज़बरदस्त तरीके होगा। उसको तो जिस दिन करा दूंगा, जो भी जुड़ा रहेगा अंतिम समय तक, है ना, उनको, है ना, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, रियली में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि उसको उसी तरह से मैं डिज़ाइन ही कर रहा हूँ, बहुत बेहतरीन तरीक़ा से वो पूरी तरह से मैं कराऊंगा। और एग्ज़ाम के समय में आप लोग देखिएगा इतिहास, भूगोल, साइंस, करंट अफेयर और ये मैथ, ये जिनका तो GS वाला 40 है वो भी मेन हो जाएगा एकदम बढ़िया से तैयार, और जिनका मेन पेपर में भी इतिहास और भूगोल होगा उनके लिए तो दोनों फ़ायदा हो गया, बहुत ज़बरदस्त तरीके से चीज़ें चलेगी। और एग्ज़ाम तक सब चीज़ क्लियर कराऊंगा, सब चीज़, है ना, धीरे धीरे सब आते रहेगा, जैसे जैसे समय मिलते जाएगा चीज़ें को और बढ़ाते जाऊँगा, तेज़ी करते जाऊँगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो जो है आपको बेहतर लग रहा होगा। किसी भी तरह का परेशानी होगा, किसी भी तरह की समस्या होगा, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। कोशिश करें कि व्हाट्सएप करें, और बहुत ज़्यादा अर्जेंट हो तब कॉल करें, ठीक है ना। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि वीडियो बेहतर लग रहा होगा। यहीं पर वीडियो करते हैं एंड, फिर किसी दूसरे क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत। और ये जो INM जो पढ़ा है ना, यानी कि इसका MCQ करा दी, इसका बिहार वाला भी एक वीडियो लाऊंगा जिसमें पूरे बिहार में, यानी बिहार में INM का क्या स्थिति रहा, क्या प्रभाव पड़ा है, उसको एक वीडियो सेपरेट बनाऊंगा, लिख दूंगा कि INM, है ना, मतलब बिहार में INM का क्या प्रभाव पड़ा, इस तरह करके वो आएगा, है ना। तो उसको देख लीजिएगा। टोटल आप लोग का INM इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है वो भारत और बिहार दोनों कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसमें आज इसको देखिए और हो सकता है कल परसों में उसको ला दूंगा, ठीक है ना, जल्द ही लाऊंगा उसको भी, ठीक है। तो यही एंड करते हैं वीडियो को, ओके।